हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं 2021 का पेपर। कर चुके हैं अभी तक कौन सा 22, 23 और 24 का पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री में स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुरैना का मंदिर, मुरैना में मंदिर है। मुरैना कहाँ है? पहली बात तो एमपी में। और कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर। और उसके स्टेटमेंट दिए गए हैं आपको, और इसमें पूछा क्या है, सही कौन से स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। कच्छप घाट राजवंश ने मतलब राजवंश के शासनकाल में बना और वृत्ताकार, हाँ भाई ये वृत्ताकार तो मंदिर है। ये भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, एकमात्र। ये तो एक्सट्रीम कंडीशन दे दी भाई, 100% गलत ही होगा। यूपीएससी में जितने भी स्टेटमेंट आते हैं उसमें अगर कहीं पे स्टेटमेंट एक्सट्रीम स्टेटमेंट या कंडीशन दी हुई है तो आप क्या करोगे, उसको 99% गलत ही मानोगे। इसका उद्देश्य एक क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। भाई हो सकता है। इसके डिज़ाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। गोल है तो भारतीय नया संसद भवन भी कैसा बना है भाई, गोल बना है, क्योंकि भूकंप रोधी संरचना बनानी थी ना, तो गोल बनाई गई है। ठीक है, क्लियर। तो अब स्टेटमेंट 2 तो अपना गलत है, तो उस बेस पे अपन चलते हैं आगे। 1, 2 नहीं हो सकता, 2, 3 नहीं हो सकता भाई, आगे बढ़ो। 1, 4 हो सकता है, 2, 3, 4 नहीं हो सकता। ऑप्शन 1 सही आ गया। देखा, समझदार बनना है इस यूपीएससी में, यूपीएससी ऐसे बोलती है अपन को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। 64 योगिनी मंदिर में तावली, जिसे एक तार सो महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में 11वीं शताब्दी का मंदिर है ये। और कच्छप घाट शासन काल के दौरान निर्मित मंदिर का निर्माण कच्छप घाट राजा देवपाल आरसी व ये क्या है 1055 से इनका शासनकाल रहा है 1075 तक द्वारा किया गया। तो किसने बनाया भाई? राजा देवपाल ने। कौन से राजवंश का था ये? कच्छप घाट। ठीक है, यह भारत में अच्छी तरह से संरक्षित योगिनी मंदिरों में से एक है। योगिनी मंदिर आमतौर पर गोलाकार बाड़े होते हैं। ठीक है भाई। और ये अधिकांश भारतीय मंदिरों के विपरीत हाइपेथ्रेल आकाश के लिए खुले हुए होते हैं, क्योंकि भारतीय मंदिर जो होते हैं उनमें तो मंडप मंडप बीच में बनाते हैं, तो वो तो बंद होते हैं बीच में। लेकिन ये कैसे बने भाई? खुले आकाश की तरफ खुले हुए बने, क्योंकि इन्हें योगिनियों के साथ संवाद के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिन्हें उड़ान भरने में सक्षम माना जाता था। वृत्ताकार दीवार के अंदर आले हैं, जिनमें अक्सर 64 महिला आकृतियाँ योगिनियों की मूर्तियाँ होती हैं। उनके शरीर को सुंदर बताया गया है, लेकिन उनके सिर अक्सर जानवरों के होते हैं। भारत का एकमात्र वृत्ताकार मंदिर नहीं है ये भाई, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो इसकी स्थिति तुम्हें समझ में आ गई होगी शायद, कि गोल गोल है, आले हैं, 64 महिला आकृतियाँ हैं जिनमें योगिनियों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। योगिनियों कैसे हैं? सुंदर शरीर है, लेकिन जानवरों जैसा मुंह है। घूंघट खोलो, जानवर निकले भाई। इसके डिज़ाइन से एक ये लोकप्रिय धारणा बनी कि ये भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। संसद भवन के भूकंप के प्रभाव से सुरक्षा के मुद्दे पर इसके डिज़ाइन कथित तौर पर इसी मंदिर पर आधारित थी, ऐसा कहा जाता है। कच्छप घाट राजवंश ने 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन किया। उनके क्षेत्र में मध्य भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग शामिल थे। कच्छप घाट मूल रूप से प्रतिहारों में चंदेलों के क्या थे? जागीरदार थे। चंदेल राजा विद्याधर की मृत्यु के बाद चंदेल साम्राज्य बार बार मुस्लिमों यामिनी आक्रमणों से कमज़ोर हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाया कि इन्होंने, कच्छप घाटों ने, और चंदेलों के प्रति क्या त्याग दी उन्होंने? निष्ठा त्याग दी एवं स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। राजवंश ने शैव व वैष्णववाद का संरक्षण किया, लेकिन बौद्ध व जैन धर्म के प्रति भी ये सहिष्णु थे। वैसे संरक्षण तो इन्होंने शैव और वैष्णववाद किया, लेकिन बौद्ध और जैन धर्म के प्रति भी ये सहिष्णु थे। इनके शासनकाल के दौरान कई मंदिरों का निर्माण करवाया गया, जैसे 64 योगिनी मंदिर मुरैना में, सास बहू का मंदिर ग्वालियर में। तो एक यूपी में और एक एमपी में। 64 योगिनी मंदिर तो मुरैना में बनवा दिया, जो कि कहाँ पे है? एमपी में। और फिर एक
सास बहू का मंदिर ग्वालियर में बना दिया। ठीक है भाई। यूपीएससी प्री लॉजिक कॉमन सेंस भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार एक्सट्रीम सिचुएशन लगती है भाई, यही तो बताया कि एकमात्र बोल दिया तो एकमात्र तो एक्सट्रीम सिचुएशन लगती है, और यूपीएससी मोस्टली एक्सट्रीम सिचुएशन को गलत ही मानती है, गलत ही देती है। इसलिए स्टेटमेंट 2 को एलिमिनेट करने पर ऑप्शन कौन से बचेंगे, ए, बी और डी बच जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन मंदिर अपने उन्नत जल संचय, अरे मंदिर ही दिमाग में घूम रहा है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचय और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। तो भाई ये था धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ है भाई, गुजरात में। गुजरात के कौन से ज़िले में, कच्छ ज़िले में। खोज इसकी किसने करी, जगपति जोशी ने। कब करी, 1967 से 1968 में। लेकिन इसका व्यापक उत्खनन किसने किया, रविंद्र सिंह बिष्ट ने। कब किया, 1990 से 1991 में। और ये 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। ठीक है, और भी पढ़ते हैं, और भी दिया हुआ है इसके बारे में। यह मानसर व मानहर नदियों के बीच में कादिरा द्वीप पर स्थित है। हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला धोलावीरा से ही मिली है। सुनामी जैसे समुद्री तूफान का प्राचीनतम साक्ष्य भी यहीं से मिला है। यहाँ टोटल 16 तालाब भी मिले हैं। तो क्लियर हुई धोलावीरा के बारे में ये सब बातें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राखीगढ़ी व धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पा कालीन नगर हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, बहावलपुर में गनेडीवाल, ये सब कहाँ पे है, पाकिस्तान के अंदर है। इसके बाद 4th नंबर पे कौन आता है, राखीगढ़ी, जो हड़प्पा का सबसे बड़ा नगर है। ठीक है, जहाँ अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में, हड़प्पाकालीन नगर कितने भागों में, 2 भागों में, एक और 2 भागों में। फर्स्ट कौन सा है, किला दुर्ग, और निचला क्या है, नगर है। ठीक है, वहीं धोलावीरा कितने भागों में विभक्त होता है, 3 भागों में, जिनमें से 2 भाग क्या हैं, आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित हैं। ऐसी दुर्गबंदी या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में नहीं देखने को मिली। शासक वर्ग एवं अधिकारी वर्ग मध्यम नगर में निवास करते थे। ठीक है भाई, शासक वर्ग और अधिकारी तो बीच में ही निवास करेंगे। धोलावीरा से खेल के स्टेडियम मिले हैं। सूचना पट या साइन बोर्ड के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें टोटल अक्षर कितने हैं, 10। धोलावीरा से बांध निर्माण, कृत्रिम जलाशय, जल संग्रहण, उत्कृष्ट जल प्रबंधन, वाटर हार्वेस्टिंग के भी साक्ष्य मिले हैं। प्राचीन काल का सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है, धोलावीरा से मिला है। धोलावीरा के उत्थान व पतन के 7 सांस्कृतिक चरण प्राप्त होते हैं। ठीक है, इतनी बात थी पूरी की पूरी धोलावीरा की। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। रोपड़ कहाँ है, रोपड़ है भाई पंजाब में, सतलज नदी के बाएं तट की तरफ स्थित है। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण मिले हैं। तो मानव की कब्र के साथ कुत्ते के समाधान के प्रमाण किसमें मिले हैं, रोपड़ पंजाब से। किसी अन्य हड़प्पाकालीन स्थलों पर ऐसे साक्ष्य नहीं मिले हैं, परंतु इस प्रकार की प्रथा नवपाषाण काल के बुर्ज होम में प्रचलित थी। नवपाषाणकालीन स्थल है बुर्ज होम, वहाँ पे भी ऐसी प्रथा प्रचलित थी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला आता है कालीबंगा। कालीबंगा कहाँ पर है, राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। ठीक है, इसकी खोज कहाँ पर हुई है, सरस्वती नदी के बाएं तट पर। किसने करी, अमलानंद घोष ने। कब करी, 1953 में। 1961 में बीबी लाल और बीके थापर ने कालीबंगा का क्या किया, उत्खनन किया। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा काल के जुते हुए खेत मिले, हवन कुंड मिले, अग्नि कुंड के साक्ष्य मिले। कालीबंगा से बेलनाकार मुहर, ऊँट की अस्थियाँ, मिट्टी की काले रंग की चूड़ियाँ, इसी के बेस पे इसका नाम कालीबंगा पड़ा है। ठीक है, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं। क्लियर कालीबंगा के बारे में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राखीगढ़ी यह हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ रफ़ीक मुगल ने खोज की थी। यहाँ किसने खोज करी है भाई, रफ़ीक मुगल ने खोज करी है। राखीगढ़ी प्राक हड़प्पा कालीन स्थल है और यहाँ बच्चों के पिट्ठ खेल का
साक्ष्य भी मिला है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है, 4th नंबर पे आता है। भारत में ये सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। क्लियर, इतने क्वेश्चन आए समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है 17वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना स्थित था? तो भाई 17वीं शताब्दी का प्रथम चतुर्थांश बोले तो 1601 से 1625। ठीक है, तो इस बीच में कौन कौन से कारखाने बने? तो भाई भरूच तो बना ही था, चिकागोल, त्रिचिनोपोली नहीं भाई ये भी नहीं बना, तो ऑप्शन ए क्या है? सही है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1599 में। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूर्व के साथ व्यापार के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार सौंपा। ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कौन आया? कैप्टन हॉकिंस। मुगल सम्राट जहांगीर से मिलने आगरा आया। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब और जागीर प्रदान करी। जहांगीर ने हॉकिंस को सूरत में, कहाँ पर? सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति दी और अंग्रेजों ने 1608 में सूरत में फैक्ट्री स्थापित करी। तो 1608 में सबसे पहले कहाँ स्थापित करी भाई? 1608 में सूरत में। इसके पश्चात कंपनी ने अहमदाबाद, भरूच में भी फैक्ट्री स्थापित करी। सर टॉमस रो ने ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर से मिले। किसके दूत के रूप में? सम्राट जेम्स प्रथम के दूत के रूप में कौन से मुगल सम्राट से मिले? जहांगीर से। कौन? सर टॉमस रो। वह 1615 से 18 तक मुगल दरबार में ही रहे। टॉमस रो ने मुगल सम्राट से व्यापार करने के लिए कंपनी की तरफ से अनुमति प्राप्त की। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम 1611 में स्थापित किया। पूर्वी तट पर अंग्रेजों का पहला कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में स्थापित हुआ। अंग्रेजों ने 1639 ईस्वी में चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर प्राप्त किया तथा फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला 1641 ईस्वी में बनवाया। यह भारत में अंग्रेजों का प्रथम किला था। प्रथम प्रेसिडेंसी थी। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। फ्रांसिस डे को मद्रास का संस्थापक भी माना जाता है। 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश यानी 1600 से 1625 में केवल भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम, सूरत में ही फैक्ट्री स्थापना हुई। तो यूपीएससी हमेशा वही पूछती है पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी, डेनमार्क और अंग्रेजी लोगों के बारे में, तो ध्यान रखना। इनको वापस से भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया था और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, तो वापस से ढंग से पढ़ लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन रहा? तो भाई गुप्त वंश के पतन और हर्षवर्धन के उत्थान के लगभग 7वीं शताब्दी तक लगभग और किसका शासन रहा था? तो वो देख लेते हैं। मगध के गुप्त वंश का रहा था, थानेसर के पुष्यभूति का रहा था, कन्नौज के मोखरी का रहा था, वल्लभी के मैत्रक का रहा था। तो अच्छे से पढ़ोगे पूरी की पूरी हिस्ट्री को तो ये आपको क्लियर आराम से हो जाएगा। अपन पढ़ते हैं अब इसकी थ्योरी। ठीक है, गुप्त साम्राज्य जो 4वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 4 से 6 तक पड़े हुए गुप्त, ठीक है, तक 6वीं शताब्दी ईस्वी में अस्तित्व में आया। अपने चरम पर लगभग 319 से 467 ईस्वी तक उसने भारतीय उपमहाद्वीप के अधिकांश हिस्से को कवर किया। इस अवधि को इतिहासकारों द्वारा भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो गुप्त वंश का जो काल है वो भारत का क्या कहलाता है? स्वर्ण काल कहलाता है। साम्राज्य के शासक वंश की स्थापना किसने करी? राजा श्रीगुप्त ने। राजवंश के सबसे उल्लेखनीय शासक चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे और चंद्रगुप्त द्वितीय थे और स्कंदगुप्त थे। 606 ईस्वी में हर्षवर्धन के शासक बनने के समय मगध का गुप्त शासक माधव गुप्त था। ठीक है, तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो सही था। हर्षवर्धन का शासनकाल कब रहा? 606 से 647 ईस्वी तक रहा। हर्षवर्धन ने 606 में राज्यारोहण के साथ ही हर्ष संवत चलाया। वर्धन वंश पुष्यभूति वंश की स्थापना थानेसर जो वर्तमान में कहाँ है? हरियाणा में, पुष्यभूति ने की।
तो जो 3 स्टेटमेंट है वो भी सही है। मालवा के परमार गुर्जर प्रतिहार के क्या थे, सामंत थे, किंतु 10वीं शताब्दी में प्रतिहार शक्ति कमजोर होने पर मालवा क्षेत्र पर परमारों की स्वतंत्रता का मतलब घोषणा हो गई। परमार स्वतंत्र हो गए तो वही शासन करने लग गए, उनका उदय हो गया। इस वंश का संस्थापक कौन था? उपेंद्र। मुंज परमार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसके दरबार में नव सहसांक चरित्र लेखक पद्म गुप्त रहता था। भोज इस वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा हुआ। भोज ने उज्जैन के स्थान पर धार को अपनी राजधानी बनाया। भोज ने उज्जैन की जगह किसको बनाया? धार को अपनी राजधानी बनाया। भोज को अपनी विद्वता के कारण कविराज की उपाधि प्राप्त हुई, कविराज के नाम से भी जाना जाता है। और उन्हें व्यवहार मंजरी, उसने किसकी रचना करी? व्यवहार मंजरी की, श्रृंगार मंजरी की, चंपू रामायण की, श्रृंगार प्रकाश की, सम्रांगण सूत्रधार आदि की रचना की। भोज ने धारा में भोजशाला नामक संस्कृत महाविद्यालय की भी स्थापना करी है। तो स्टेटमेंट 2 क्या है? गलत है। नेक्स्ट है मिहिर भोज गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक थे। मिहिर भोज किस वंश से रिलेट करते थे? गुर्जर प्रतिहार के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के बाद कन्नौज में मोखरी वंश का शासन हुआ। गुप्त वंश का जैसे ही पतन हुआ तो कन्नौज में कौन आ गया भाई? मोखरी वंश। इस वंश की स्थापना किसने करी? हरिवर्मा ने करी। सम्राट हर्षवर्धन की बहन राज्यश्री का विवाह कन्नौज के मोखरी वंश के अंतिम शासक ग्रहवर्मा द्वितीय के साथ हुआ था। ग्रहवर्मा को मालवा के राजा देवगुप्त ने मार डाला था। तो स्टेटमेंट 4 क्या है? सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। गुप्त वंश के पतन के समय वल्लभी गुजरात में मैत्रक वंश का शासन था। हर्षवर्धन ने दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के लिए वल्लभी पर आक्रमण किया। तो 6 जो क्या है वो सही है। देवगिरी के यादव 850 से 1334 भारत का एक राजवंश था, जिसने अपने चरमोत्कर्ष काल में तुंगभद्रा से नर्मदा नदी के भूभाग पर शासन किया, जिसमें वर्तमान महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, मध्य प्रदेश के कुछ भाग शामिल थे। उनकी राजधानी सिन्नर थी, बाद में देवगिरी हो गई, जो वर्तमान में दौलताबाद के नाम से जानी जाती है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1307 में देवगिरी के यादव राजा रामचंद्र को हराया। तो ये जो स्टेटमेंट 5 क्या है? सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। पुर्तगाली लेखक नुनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में निपुण थी? तो भाई जो ये विजयनगर साम्राज्य था, इसमें महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, सिर्फ 2 कंडीशन को छोड़कर। एक तो सती प्रथा थी और एक विधवा विवाह की स्थिति नहीं थी। तो विधवा की दयनीय स्थिति थी। तो पढ़ते हैं इसके बारे में। कुश्ती में भी थी, लेखाकरण में भी थी, ज्योतिष शास्त्र में भी थी, भविष्यवाणी में भी थी। सारे के सारे स्टेटमेंट क्या हैं? सही हैं। इनकी थ्योरी पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति। विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की दशा सम्मानजनक थी। स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता था। कुछ स्त्रियां न्यायाधीश भी होती थी। समाज और साहित्य में स्त्रियों ने ऊंचा स्थान प्राप्त किया था। विभिन्न शस्त्रों के प्रयोग का उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता था। स्त्रियां संगीत व नृत्य के अलावा ज्योतिषी, शाही अंगरक्षक, योद्धा, सुरक्षाकर्मी, लेखाधिकारी, महिला की रक्षिकाओं आदि का कार्य भी करती थी। वे रंगभूमि में भी जाती थी। मंदिरों में देवदासी प्रथा प्रचलित थी। डोमिंगोज पायस के अनुसार विजयनगर की सामाजिक व्यवस्था में देवदासी की अच्छी सामाजिक स्थिति थी। ठीक है, तो क्लियर। न्यायाधीश भी थी, साहित्य में भी थी आगे, और नृत्य, संगीत, अंगरक्षक, योद्धा, युद्ध भूमि में भी जाती थी। देवदासी प्रथा भी थी, और देवदासी प्रथा की अच्छी सामाजिक स्थिति थी, ऐसे नहीं था। देवदासी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख किस पुराण में मिलता है भाई? पद्म पुराण में। विजयनगर साम्राज्य में प्रदा प्रथा नहीं थी, लेकिन सती प्रथा इसमें प्रचलित थी। विधवाओं की स्थिति भी क्या थी? दयनीय थी। विजयनगर साम्राज्य में दहेज की कुरीति इतने बढ़ गई कि ब्राह्मण समुदाय ने मिलकर दहेज को अवैधानिक घोषित कर दिया। एक अभिलेख में दहेज को अवैधानिक घोषित करने का उल्लेख भी मिलता है। तो ये थी पूरी के पूरे किसके बारे में? विजयनगर साम्राज्य में स्त्रियों की स्थिति के बारे में।
आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फर्स्ट स्टेटमेंट है, पिंगली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिज़ाइन किया था। तो भाई पिंगली वेंकैया ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन जरूर किया था, लेकिन आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में नहीं किया था। और पट्टाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र प्रदेश में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। भाई नहीं, ये भी नहीं है। रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन ये बिल्कुल राइट है, आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में। मैडम ब्लावत्स्की तथा कर्नल आलकाट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। स्टेटमेंट कौन सा सही है? रविंद्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। पढ़ते हैं इसके बारे में आगे की तरफ, इसकी व्याख्या। कौन सी क्लास में है ये? 6th क्लास में। एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन से आया है, ये बुक का नाम है, तो उसमें से आया है। एनसीईआरटी की बुक है जो 6th क्लास की, उसमें ये वाला सामाजिक राजनीतिक जीवन से आया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगाली से अंग्रेजी में अनुवाद आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली या चित्तूर जिला में 1919 में किया था, जबकि राष्ट्रगान का हिंदी अनुवाद को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया। तो जो राष्ट्रगान था लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। कौन सी भाषा में लिखा था? पहले बंगाली भाषा में लिखा, उसे अंग्रेजी में अनुवाद कब किया? उसको अंग्रेजी में अनुवाद किया 1919 में। कहाँ पर किया? आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली या चित्तूर जिले में। और हिंदी अनुवाद को संविधान सभा ने कब एक्सेप्ट किया? 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट किया। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में अपन पढ़ेंगे 2021 से पहले के क्वेश्चंस में, कहीं ना कहीं ये दिया हुआ रहेगा। नेक्स्ट है पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी थे। वह उस ध्वज के अभिकल्पक थे, मतलब ध्वज को बनाने वाले थे जिस पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज आधारित था। पिंगली वेंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज को डिज़ाइन किया और 1 अप्रैल 1921 को विजयवाड़ा शहर की यात्रा के दौरान महात्मा गांधी को प्रस्तुत किया। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की एक बैठक के दौरान ध्वज को उसके वर्तमान स्वरूप में अपनाया गया था। कब अपनाया गया भाई? 22 जुलाई 1947 के अंदर। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया, आचार्य कृपलानी आदि को गिरफ्तार कर अहमदनगर जेल महाराष्ट्र में रखा गया था। अतः स्टेटमेंट 2 क्या है? बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके बारे में। नीचे दिया हुआ है स्टेटमेंट, चलो इतना ही दिया हुआ है इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अपन। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो भाई ये ऐतिहासिक स्थान है बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर। इसके बारे में शायद अपन ने उसमें और 2024 का पेपर पढ़ा था, उसमें भी आया हुआ है। तो बुर्जहोम, चंद्रकेतुगढ़ तो टेराकोटा कला से रिलेट करता था, ये तो डेफिनेट है। और गणेश्वर हमारे राजस्थान में है भाई, वो ताम्र कलाकृतियों का, वो डेफिनेट सही है। 2 और 3 तो सही है, तो इसलिए ऑप्शन के साथ जाएंगे 2 और 3। पढ़ते हैं इसके बारे में थ्योरी। बुर्जहोम कश्मीर का एक नवपाषाणकालीन स्थल है, इतना तो पता था। बुर्जहोम स्थित कहाँ पे है? कश्मीर में नवपाषाणकालीन स्थल है। बुर्जहोम का अर्थ होता है बुर्ज वृक्ष का स्थान। बुर्जहोम में कब्र में पालतू पशुओं, पालतू कुत्तों और भेड़ियों, इनको साथ में उसके दबाया जाता था ना, मालिक के साथ, है ना, मालिक के शव के साथ दफनाया जाता था। यह प्रथा भारत में किसी अन्य नवपाषाणकालीन स्थल पर नहीं थी। बुर्जहोम के लोग खुरदरे धूसर मृद भांड का उपयोग करते थे। ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ एक 2500 साल पुराना पुरातात्विक स्थल है जो भारत के उत्तर 24 परगना जिले में बैरा चंपा की बस्ती हरुआ रोड रेल हेड के पास कोलकाता से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व में विद्याधारी
नदी के पास स्थित है। कभी यह अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यह स्थल टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध है। तो अपन को ये पता है कहाँ पर स्थित है, ये पश्चिमी बंगाल कोलकाता में स्थित है। और किसके लिए प्रसिद्ध है, ये टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गणेश्वर या जोधपुरा संस्कृति, कहाँ पर स्थित है, सीकर राजस्थान में, नीम का थाना क्षेत्र में स्थित है। कांतली नदी के उद्गम स्थल पर गणेश ताम्रपाषाण काल का महत्वपूर्ण केंद्र था। आर.सी. अग्रवाल ने यहाँ उत्खनन कब किया, 1977 में किया। गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या है, एक जननी है। गणेश्वर का काल 2800 से 2200 ईस्वी पूर्व तथा गणेश्वर प्राक हड़प्पा सभ्यता का केंद्र था। गणेश्वर से हड़प्पा सभ्यता को तांबे की आपूर्ति होती थी। यह स्थल खेतड़ी झुंझुनू के तांबे की खानों के नज़दीक स्थित है। गणेश्वर से तांबे के तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, छेन आदि मिले हैं। गणेश्वर के लोग मुख्यतः शिकार और आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। ठीक है, अतः 2 और 3 सही है। तो गणेश्वर सभ्यता कहाँ है भाई, राजस्थान में। राजस्थान के भी सीकर में, सीकर के भी नीम का थाना में। कौन सी नदी, कांतली नदी। और ताम्रपाषाण काल की क्या है, ये सभ्यताओं की जननी है। और ये हड़प्पा कालीन स्थल है और तांबे की आपूर्ति करता था ये वहाँ पर। और क्या क्या मिला है यहाँ से, तीर, भाले, मछली पकड़ने के कांटे, चूड़ियाँ, छेना मिले हैं। ठीक है, और शिकार व आंशिक रूप से कृषि पर निर्भर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगोड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था। तो इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान आया था क्या, ये कल शायद अपन ने पढ़ा था ना 2022 के पेपर में। बिल्कुल सही बात है, चंगेज खान आया था भाई। इल्तुतमिश के शासनकाल में सिंधु नदी तक आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार करी थी, पता नहीं भाई। विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को द गामा केरल के तट पर पहुंचा था। भाई ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है। तो आगे बढ़ते हैं, इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। चंगेज खान 1221 में ख्वारिज्म के शाह जलालुद्दीन मंगबरनी का पीछा करते हुए सिंधु नदी तक आ गया था। तब इल्तुतमिश ने बुद्धिमत्ता का परिचय देते हुए भारत को चंगेज खान के आक्रमण से बचाया था। मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 तक शासन किया। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। तो भाई ये तो शासन इस टाइम किया, आक्रमण तैमूर का 1398 में हुआ। नसीरुद्दीन महमूद के शासनकाल में हुआ था। अतः स्टेटमेंट 2 क्या है, गलत है। इसके समय में एक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन शर्मा सीरीन के नेतृत्व में 1328-29 में हुआ, जो अंतिम मंगोल आक्रमण था। तो अंतिम मंगोल आक्रमण कब हुआ था, अलाउद्दीन शर्मा सीरीन ने किया था 1328 से 29 में। इशामी के अनुसार मंगोल क्या गए थे, हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाएं क्या थी, बरनी सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। बरनी सुल्तान की 5 प्रमुख योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। दोआब कर में क्या कर दिया था इन्होंने, वृद्धि कर दी थी 1325 से 1326 में। देवगिरी को राजधानी बनाया 1327 में। सांकेतिक मुद्रा चलाया कब, 1329 के अंदर। और आगे बढ़ते हैं, इसने खुरासान अभियान चलाया 1332 से 1334 में। कराची अभियान कब चलाया, 1332 से 1334 में। प्रथम सुल्तान था जिसने अकाल संहिता या फेमाइन कोड उशलूम बनाई। फसलों में चक्रा प्रवर्तन की पद्धति को भी अपनाया। मोहम्मद बिन तुगलक को कृषकों की सहायता दीवान कोही की स्थापना की। तक्कावी सोमधार या कृषि ऋण प्रदान किए। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही दक्षिण में विजयनगर बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई। हसन गंगू ने 1347 ईस्वी में बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। हरिहर व बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी। तो वही विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने करी, हरिहर व बुक्का ने। हसन गंगू ने किसकी स्थापना करी, बहमनी साम्राज्य की स्थापना करी। आगे बढ़ते हैं, देवराय द्वितीय
देवराय द्वितीय जिसका शासनकाल कब से कब तक रहा, 1425 से 1446 तक। ये संगम वंश का महानतम शासक माना जाता है। इसके अभिलेखों में से उसे गज बेटकर या हाथियों का शिकारी कहा जाता है। जनता इसे इंद्र का अवतार मानती थी। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अर्द रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की। देवराय द्वितीय साहित्य का संरक्षक, संस्कृत का विद्वान था। इसने संस्कृत ग्रंथ की महानाटक सुधा निधि लिखा और बादरायण के ब्रह्मसूत्र पर टीका लिखी। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ, संस्कृत कवि दिनदिमा देवराय द्वितीय के दरबार में भी रहे। वास्को डिगामा 17 मई 1498 ईस्वी को कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। कालीकट के शासक किसने? जमोरिन ने वहां के हिंदू शासकों की उपाधि दी थी। और वास्को डिगामा का क्या किया इसने? स्वागत किया। वास्को डिगामा 1502 ईस्वी में दूसरी बार भारत आया था। ठीक है। वास्को डिगामा 1524 में तीसरी बार भारत की यात्रा करने आया था। यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई एवं कोच्चि में उसे दफनाया गया। अतः स्टेटमेंट 3 क्या है? गलत है। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में 2022 में भी वापस से प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। संत फ्रांसिस जेवियर जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। हाँ भाई, हो सकता है, होगा। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई थी, जहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर। नहीं भाई, उनकी मृत्यु गोवा में नहीं हुई थी, मृत्यु तो कहीं और हुई थी। इलाहाबाद में गोवा में गया था। ठीक है। गोवा में प्रति वर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। हाँ भाई, किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर उनका गिरजाघर बना हुआ है। चलो पढ़ते हैं। इसका स्टेटमेंट 1 व 3 सही है, 2 क्या है इसका? गलत है, क्योंकि डेथ कहीं और हुई थी इनकी। पढ़ते हैं। सेंट फ्रांसिस जेवियर, उनका जन्म 7 अप्रैल 1506 को नवरे के राज्य में, वर्तमान में स्पेन में हुआ था। वह सेंट इग्नाटियस लोयोला के नेतृत्व में जेसुइट आदेश के पहले 7 सदस्यों में से एक थे। उन्होंने अपने विश्वास को साझा करने के लिए विशेष रूप से भारत, दक्षिणी पूर्वी एशिया और जापान में बड़े पैमाने पर यात्रा की। फ्रांसिस मिशनरियों में जापान जाने वाले पहले जेसुइट थे। वह रोमन कैथोलिक मिशनों के संरक्षक संत थे। वह भारत, मलय द्वीप समूह और जापान में ईसाई धर्म की स्थापना में सहायक था। चीन में प्रवेश पाने की कोशिश करते हुए 3 दिसंबर 1552 को सेंशन इस दौरान उनकी डेथ हुई थी, चीन में जब वो एंट्री ले रहे थे। सेंशन द्वीप अब शांग चुआन ताओ चीनी तट से दूर, पर उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, जो अब विदेशियों के लिए बंद कर दिया गया था। 11 दिसंबर 1553 को जेवियर के शव को कहाँ पर लाया गया? गोवा भेज दिया गया। शरीर अब गोवा में बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस में है। सेंट फ्रांसिस का पर्व बॉम जीसस के बेसिलिका में मनाया जाता है, जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। बेसिलिका गोवा के सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जो 1605 में बनकर तैयार हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरे भारत में बैराक वास्तुकला का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है और गोवा के लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक है। 2020 में पुर्तगाल के राष्ट्रपति भारत के दौरे के दौरान यहाँ यात्रा की थी। बैरोक वास्तुकला एक अत्यधिक सजावटी और नाटकीय शैली है, जो 17वीं शताब्दी की शुरुआत में इटली में दिखाई दी और धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई। यह मूल रूप से कैथोलिक चर्च द्वारा पेश किया गया था, विशेष रूप से जेसुइट द्वारा। 17वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली बारोक को भारत लाए और इसे गोवा, दमन और दीव में चर्चों में लागू किया गया। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा क्लियर हो गया। एक बार वापस से पढ़ना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा और पेपर में इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि व दाय भाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। मिताक्षरा
व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में ही संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दाय भाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। वही करंट अफेयर्स में भी चल रहा है, वापस से आ सकता है। मिथाक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि दाय भाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्यों दोनों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है भाई? इसमें स्टेटमेंट सही है 2 मेरे अकॉर्डिंग। देखते हैं, क्योंकि अभी पढ़ा था मैंने उसमें करंट अफेयर्स में। तो स्टेटमेंट 2 सही है। क्यों? मिताक्षरा याज्ञवल्क्य स्मृति पर विज्ञानेश्वर की टीका है। याद रखना, किसकी स्मृति पर? याज्ञवल्क्य। किसने लिखा? विज्ञानेश्वर ने। ठीक है, जिसकी रचना 11वीं शताब्दी में हुई। विज्ञानेश्वर कल्याणी के चालुक्य राजा विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में था। यह ग्रंथ जन्मना उत्तराधिकार इनहेरिटेंस बाय बर्थ के सिद्धांत पर प्रसिद्ध है। हिंदू उत्तराधिकार संबंधी भारतीय कानून को लागू करने के लिए मुख्य रूप से 2 मान्यताओं को माना जाता है। पहला है दाय भाग मत, जो बंगाल और असम में लागू है। किस में लागू है? ये सिर्फ बंगाल और असम में। दूसरा है मिताक्षरा, जो शेष भारत में मान्य है। मिताक्षरा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही पिता के संयुक्त परिवार संपत्ति में हिस्सेदारी हासिल हो। दया भाग के साथ मिताक्षरा भारत में ब्रिटिश न्यायालयों के लिए एक प्रभावशाली स्रोत बन गया। कोलब्रुक ने 1810 में मिताक्षरा का अनुवाद अंग्रेजी में किया था। दाय भाग जिमुत वाहन द्वारा लिखित एक हिंदू कानून ग्रंथ है, जो मुख्य रूप से विरासत प्रक्रिया पर केंद्रित है। दाय भाग भारत के बंगाल क्षेत्र में आधुनिक ब्रिटिश भारतीय अदालतों में सबसे मजबूत अधिकार था। तो समझ में आया कि मिताक्षरा क्या है और दाय भाग क्या है। मिताक्षरा तो जन्म से पहले ही प्रत्येक व्यक्ति को जन्म से ही अपने पिता का वो संपत्ति की हिस्सेदारी हासिल हो जाती है। और इसमें दाय भाग कहाँ है भाई? ये दाय भाग क्या बोलते हैं इसको, दाय भाग किसने लिखा? जिमुत वाहन ने लिखा। और कहाँ पर है ये? बंगाल और असम के अंदर प्रचलित है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। इन ग्रंथों के बीच केंद्रीय अंतर इस बात पर आधारित है, कोई संपत्ति का मालिक कब बनता है। दाय भाग पुत्रों को अब उनकी मृत्यु के बाद तक उनके पिता की पैतृक संपत्ति का अधिकार नहीं देता है। मिताक्षरा के विपरीत, जो पुत्रों को उनके जन्म पर पैतृक संपत्ति का अधिकार, मिताक्षरा तो पुत्रों के जन्म पे ही दे देगा, दाय भाग उनकी मृत्यु के बाद तक भी नहीं देता है। कथन 2 क्या है? सही है। कथन 1 गलत है, क्योंकि यह दोनों ग्रंथ हिंदू विधि ग्रंथ हैं। इनमें ऊंची व निम्न जाति के लिए अलग अलग प्रावधान नहीं है। कथन 3 भी गलत है। क्यों? मिताक्षरा दाय भाग दोनों ही पुरुष और महिला संपत्ति अधिकारों से संबंधित हैं। याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकार विश्वरूप विज्ञानेश्वर अपरारक हैं। सभी स्मृतियाँ विधि विषयक ग्रंथ होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल, क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये सारे के सारे क्या थे भाई? नाटककार। भवभूति, हस्तिमल और क्षेमेश्वर। पढ़ते हैं इनके बारे में। भवभूति उत्कृष्ट ये 700 ईस्वी पूर्व भारतीय नाटककार और कवि थे। भवभूति ने मुख्य रूप से कन्नौज के यशोवर्मन के दरबार में अपना साहित्यिक जीवन व्यतीत किया। भवभूति को 3 नाटकों के लेखक के रूप में जाना जाता है। महावीर चरित, जो 7 कृत्यों में रावण की हार, राम के राज्याभिषेक तक रामायण की मुख्य घटनाओं को बताता है। मालती और माधव एक जटिल मूल प्रेम साजिश, और उत्तर रामचरित, जो राम के राज्याभिषेक से लेकर सीता के निर्वासन तथा उनके अंतिम पुनर्मिलन तक की कहानी को जारी रखता है। यह अंतिम नाटक शेक्सपियर के द विंटर्स टेल से कुछ समानता रखता है। हस्तिमल, क्षेमेश्वर भी प्रसिद्ध नाटककार थे। ठीक है, इतना इनका एक्सप्लेनेशन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन क्या है?
1919 के माउंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई। कहाँ भाई, वहाँ पर महिलाओं को भी मताधिकार की संस्तुति उस टाइम नहीं, पॉसिबल ही नहीं। तो स्टेटमेंट एक तो गलत हो गया। स्टेटमेंट 2, 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया। तो भाई 1935 में, तो 1935 के एक्ट को ही तो बेस बनाया था संविधान सभा के लिए, तो शायद हो सकता है महिलाओं को आरक्षित स्थानों पर प्रावधान दिया गया था। तो स्टेटमेंट 2 क्या है, सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए नहीं बल्कि सीमित मताधिकार की संस्तुति की गई थी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। 1918 में एडविन मॉन्टेग्यू राज्य सचिव और लॉर्ड चेम्सफोर्ड वायसराय व संवैधानिक सुधारों की अपनी योजना का निर्माण किया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 अधिनियमित हुआ। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो कब लागू हुआ, 1921 में लागू हुआ। प्रांतीय सरकार द्वैध शासन का परिचय। कार्यकारी द्वैध शासन यानी 2 कार्यकारी परिषदों और लोकप्रिय मंत्रियों के शासन की शुरुआत की गई। गवर्नर को प्रांत में कार्यकारी प्रमुख होना था। विषय को 2 सूचियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित और जिनमें कानून व्यवस्था, वित्त, भू राजस्व, सिंचाई आदि विषय शामिल थे। स्थानांतरित बहुत बार आ चुका भाई ये विषय, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, उद्योग, कृषि, उत्पाद शुल्क आदि शामिल थे। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये तो पूरा हो गया 1919 का अधिनियम। अब है अपने 1935 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करी। ध्यान रखना, अखिल भारतीय संघ की स्थापना कौन से अधिनियम के अकॉर्डिंग हुई, तो 1935 में। इसमें केंद्र इकाइयों के बीच 3 सूचियां, संघीय सूची, प्रांतीय सूची, संवर्ती सूची के संदर्भ में शक्तियों को विभाजित कर दिया। अवशिष्ट शक्तियां किसको दे दी, वायसराय को प्रदान कर दी। हालांकि यह महासंघ कभी फलीभूत नहीं हुआ क्योंकि रियासतें इसमें शामिल नहीं हुई। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके स्थान पर प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत कर दी। दलित व महिला वर्गों, श्रमिकों के लिए पृथक निर्वाचक मंडलों का और विस्तार कर दिया। द्विसदनीय व्यवस्था को 6 प्रांतों बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में पेश किया गया। अधिनियम के द्वारा संघीय लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, संयुक्त लोक सेवा आयोग, संघीय न्यायालय, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। तो भाई ये जो 1935 का अधिनियम है ये कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको ढंग से ध्यान से पढ़ के जाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। तो यही स्टेटमेंट सही है, बाकी सारे गलत हैं। पढ़ लेते हैं पहले इनके बारे में, ठीक है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति 1942, क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद गांधी जी ने एक प्रस्ताव तैयार कर अंग्रेजों से भारत छोड़ने की अपील की। वृद्धा प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वृद्धा में आयोजित कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया। 8 अगस्त 1942 को बम्बई में ग्वालियर टैंक मैदान में मौलाना आज़ाद की अध्यक्षता में हुई अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव नेहरू ने पेश किया और यह प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख गांधी जी ने नेहरू और मौलाना आज़ाद के सहयोग से तैयार किया। प्रस्ताव का समर्थन सरदार पटेल ने किया। वृद्धा प्रस्ताव की मंजूरी बम्बई में दी गई। 8 अगस्त 1942 को बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा अरुणा आसफ अली ने फहराया। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का प्रस्ताव वृद्धा में 14 जुलाई 1942 को रखा गया। अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव
बम्बई में 8 अगस्त 1942 को रखा। अब भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को बम्बई में प्रारंभ हुआ। 9 अगस्त 1942 से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। आंदोलन का कार्यक्रम किस प्रकार था? गांधी जी द्वारा समाज के विभिन्न वर्गों को दिए गए निर्देश क्या क्या थे? फर्स्ट था, सरकारी सेवक त्याग पत्र नहीं दें, किंतु कांग्रेस में अपनी राजभक्ति प्रकट करें। सैनिक अपने सहयोगियों और भारतीयों पर गोली न चलाएं। छात्रों को यदि उनमें आत्मविश्वास हो तो शिक्षा का बहिष्कार करने का व स्कूल कॉलेज त्यागने का सुझाव दिया गया। किसान सरकार समर्थक जमींदारों को लगान अदायगी बंद कर दें। सरकार विरोधी जमींदारों को पारस्परिक सहमति के आधार पर तय किया गया कि लगान अदा करें। देशी रियासतों के लोग राजाओं को सभी सहयोग करें जब वे सरकार के विरोधी हों। ठीक है, अगला स्टेटमेंट, देशी रियासतों के शासक प्रजा की संप्रभुता को स्वीकार करें व प्रजा से सहयोग करें। ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत ब्रिटिश सरकार ने 9 अगस्त तक सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। आंदोलन शुरू होते ही गांधी जी को बम्बई में गिरफ्तार कर सरोजनी नायडू सहित आगा खां प्लेस पूना में रखा गया। सरकार ने कांग्रेस को गैर कानूनी संस्था घोषित कर उसकी संपत्ति को जब्त कर लिया। गतिविधियां, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, अच्युत पटवर्धन, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी के भूमिगत होकर आंदोलन का नेतृत्व किया। अहमदाबाद के कपड़ा मिलों में लगातार 3 माह तक हड़ताल रही। इसे भारत का स्टालिनग्राद कहा गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय लिनलिथगो वायसराय थे। उषा मेहता ने बम्बई में भूमिगत रेडियो स्टेशन की स्थापना की। उड़ीसा के तालचर में भी समानांतर सरकार बनी। तामलुक में एक विद्युत वाहिनी का भी गठन हुआ। सतारा महाराष्ट्र में न्यायदान मंडलों, जन अदालतों का गठन, गांधी विवाहों का आयोजन व शराबबंदी अभियान भी शुरू किए गए। तो ये सब था अपना पूरा का पूरा आपने पढ़ लिया। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे शिफ्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीति काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है? भाई सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित तो मोहनदास करमचंद गांधी जी ही थे, तो ये आंसर हो गया। इसके बारे में इसकी थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन उपनिषदों व अन्य शास्त्रों में संस्कृत भजनों और गीतों का अनुवाद गांधी ने 1930 में यरवदा जेल में कैद के दौरान ये अनुवाद किए थे। मनु, तुलसीदास, कबीर, नानक, मीराबाई, रामदास, तुकाराम व कई अन्य कवियों के कार्यों का अनुवाद इस कविता में किया गया। जॉन हॉयलैंड ने पश्चिम में प्रकाशन के लिए गांधी के अनुवादों को सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन शीर्षक के तहत तैयार किया। सरोजनी नायडू, उन्हें भारत की कोकिला व भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है, जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया एक नाम था। इनकी प्रमुख कृतियाँ गोल्डन थ्रेशोल्ड, द बर्ड ऑफ टाइम, द ब्रोकन विंग्स, द फेडर ऑफ द डॉन, द लेडी ऑफ द लेक है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इनकी कृतियाँ थी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई किताबें भारत की खोज, दुनिया की झलकियाँ, एक आत्मकथा, एक पिता का अपनी पुत्री के नाम पत्र, ये सारी की सारी किसकी रचनाएं थी, लिखित पुस्तकें थी जवाहरलाल नेहरू की। नेक्स्ट है, बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र साप्ताहिक केसरी, बाल गंगाधर तिलक ने कौन सा समाचार पत्र, केसरी, साप्ताहिक केसरी और मराठा अंग्रेजी भाषा का प्रकाशित किए, एवं गीता रहस्य और वेदों का आर्कटिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक लिखी। ठीक है, क्लियर। तो ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तकें थी। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही क्रम है? तो वो है भाई परगना, सरकार और सूबा। आरोही मतलब क्या हो गया, बढ़ता क्रम, तो सबसे छोटा परगना, फिर सरकार, फिर सूबा। पढ़ते हैं इसके बारे में।
मध्यकालीन भारत में प्रांतों को क्या कहा जाता था? सूबा। सूबा सरकारों में सरकार, परगना में गांव बटे होते थे। प्रांतीय प्रशासन में सूबेदार अपने प्रांत का सर्वोच्च सैनिक अधिकारी होता था। अकबर ने सूबों में दीवान का पद सृजित कर वित्तीय अधिकार दीवान को दे दिए। इससे सूबेदार की शक्ति पर नियंत्रण हुआ। अन्य अधिकारी बख्शी सूबों की सेना की देखरेख करता था। अमीर ए अदल न्यायाधीश के रूप में अनुदान, उत्तराधिकार विवाद का निपटारा करता था। सरकार, जिला प्रशासन, फौजदार सरकार का मुख्य प्रशासक होता था। अम्ल गुजार जिले में राजस्व वसूली का कार्य करता था। परगने का प्रशासन, सिकदार परगने में कानून व्यवस्था कायम करता था। आमिल परगने का वित्तीय अधिकारी था जो किसानों से लगान वसूल करता था। कानूनगो परगने के पटवारियों का अधिकारी था। कारकुन परगने के लिपिक होते थे। ठीक है। ग्राम प्रशासन, गांव के मुखिया को खुद या मुकदम, चौधरी या पटेल कहा जाता था। गांव में राजस्व वसूली का कार्य पटवारी करता था। कानून व व्यवस्था की जिम्मेदारी मुकदम को होती थी। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंधित थे, जो बाद में बैथ्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? तो भाई ये क्वेश्चन दोबारा से भी आया हुआ है। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन भारत सरकार ने 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया। जे बैथ्यून ने 1849 में कोलकाता में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बैथ्यून फीमेल स्कूल के सचिव रहे थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र प्रारंभ किया था। उन्होंने बहु विवाह, भ्रांति विलास नामक किताबें भी लिखी थी। अब नेक्स्ट है देवेंद्र टैगोर। 15 मई 1817 से 19 जनवरी 1905 तक एक भारतीय हिंदू दार्शनिक और धार्मिक सुधारक थे जो ब्रह्म समाज में सक्रिय थे। राजा राम मोहन राय की मृत्यु के बाद देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्राह्मण समाज को पुनर्जीवित किया। उन्होंने तत्वरंजनी सभा की स्थापना करी 1839 में, जिनके बाद में जिसका बाद में क्या नाम हो गया? तत्वबोधिनी सभा हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं सरोजनी नायडू। 13 फरवरी 1869 से 2 मार्च 1949 तक रहीं। उन्हें भारत कोकिला के रूप में भी जाना जाता है, जो महात्मा गांधी द्वारा दिया गया नाम था। 1905 में यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुई और अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। वह महात्मा गांधी व उनके स्वराज दर्शन की अनुयायी बन गई। 1930 के नमक मार्च में भाग लेने के लिए उन्हें गांधी, जवाहरलाल नेहरू व मदन मोहन मालवीय सहित अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ गिरफ्तार किया गया था। सरोजनी सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करने वाली प्रमुख शख्सियतों में से एक थी। 1931 में भारतीय ब्रिटिश सहयोग के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में सरोजनी नायडू ने भाग लिया। 1917 में एनी बेसेंट द्वारा स्थापित महिला भारत संघ की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उन्हें 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और बाद में 1947 में संयुक्त प्रांत की राज्यपाल बनी। भारत के डोमिनियन में राज्यपाल का पद संभालने वाली पहली महिला बनी। उन्हें कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। उन्होंने क्या लिखी? कविता लेडी ऑफ द लेक लिखी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे 1 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन में शिफ्ट करते हैं, आगे पढ़ते हैं। भाई अगला क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों याद किए जाते हैं। तो भाई ये थे पूरे सारे के सारे आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के रूप में थे। ठीक है, तो इनका ऑप्शन डी क्या है? सही है। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों ये कौन थे? आज़ाद हिंद फौज के अधिकारी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ी थ्योरी पढ़ते हैं। आज़ाद हिंद फौज एक पर मुकदमा
सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों पर सरकार के प्रति निष्ठा की शपथ तोड़ने के आरोप में दिल्ली लाल किले में 5 नवंबर से 11 नवंबर 1945 तक मुकदमा चलाया। आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों सरदार गुरबख्श सिंह ढिल्लों, श्री प्रेम सहगल और शाहनवाज को फांसी की सजा सुनाई गई। इस मुकदमे के विरुद्ध देशव्यापी आंदोलन हुआ। 12 नवंबर 1945 को आज़ाद हिंद फौज दिवस मनाया गया। आज़ाद हिंद सप्ताह 5 नवंबर से 11 नवंबर तक मनाया जाता है। कांग्रेस ने आज़ाद हिंद फौज के सिपाहियों के बचाव के लिए आज़ाद हिंद बचाव समिति का गठन किया तथा भूलाभाई देसाई के नेतृत्व या अध्यक्षता में वकीलों का एक दल तैयार किया, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, कैलाशनाथ काटजू, आसफ अली, बख्शी टेकचंद भी शामिल थे। देश के सभी राजनीतिक दलों ने आज़ाद हिंद फौज के युद्धबंदियों का समर्थन किया। भारी जन विरोध के कारण 3 जनवरी 1946 को वायसराय ने इन तीनों की फांसी की सजा को माफ़ कर दिया। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो स्टेटमेंट है, हैदराबाद राज्य में अर्काट की निजामत का उदय हुआ। ये तो बिल्कुल गलत है भाई। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ। ये तो स्टेटमेंट 2 सही है भाई, बाकी स्टेटमेंट गलत है। पढ़ते हैं इसके बारे में। 1692 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने राजाराम के नेतृत्व में मराठों पर अपनी जीत के लिए पुरस्कार के रूप में जुल्फिकार अली खान को अर्काट या कर्नाटक के पहले सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। औरंगजेब के शासनकाल में दक्षिण भारत का अधिकांश हिस्सा उसके साम्राज्य का भाग बन चुका था। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ अर्काट कर्नाटक सूबा एक स्वतंत्र सल्तनत बन गया। कर्नाटक सल्तनत ने कृष्णा नदी के दक्षिण में एक विशाल क्षेत्र को नियंत्रित किया। नवाब शहादतुल्ला खान 1710 से 1732 तक रहे ने अपने दरबार को जिंजी से अर्काट स्थानांतरित कर दिया था। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? गलत है। नेक्स्ट है मैसूर पहले विजयनगर राज्य के अधीन था। 1612 में विजयनगर के राजा वेंकट द्वितीय ने राजा वाडियार को मैसूर के राजा की उपाधि दी। मैसूर राज्य की स्थापना विजयनगर साम्राज्य के अवशेषों पर हुई थी। वाडियार वंश के अंतिम शासक चिक्का कृष्ण राजा द्वितीय के शासनकाल में राज्य की वास्तविक सत्ता देवराज और नंदराज के हाथों में थी। मैसूर पर इस समय निरंतर मराठों का आक्रमण होता रहा, जबकि निज़ाम मैसूर को अपने अधिकार में मानता था। 1749 में हैदर अली ने नंदराज के सैनिक अधिकारी के रूप में सैनिक जीवन की शुरुआत की। हैदर अली ने 1761 ईस्वी में मैसूर के राज सिंहासन पर नंदराज को पराजित करके अधिकार कर लिया। रुहेलखंड का राज्य एक शक्तिशाली भारतीय राज्य था, नाममात्र रूप से मुगल आधिपत्य के तहत, जो 1721 में घटते मुगल साम्राज्य के तहत उभरा। 1774 तक अस्तित्व में रहा। स्वतंत्र रुहेलखंड की स्थापना वीर दाऊद और उसके पुत्र अली मोहम्मद खान ने की। रुहेलखंड की प्रारंभिक राजधानी बरेली में आंवला थी। बाद में हाफिज खां के समय राजधानी रामपुर हो गई। 1773 में बनारस की संधि के तहत वारेन हेस्टिंग्स ने अवध के शुजाउद्दौला को रुहेलखंड के विरुद्ध सहायता की। अप्रैल 1774 में मीरनपुर कटरा के युद्ध में रुहेला सरदार हाफिज रहमत खां मारा गया तथा रुहेलखंड को शुजाउद्दौला ने अवध में शामिल कर लिया। अतः कथन 3 भी क्या है? गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आगे भी आया है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित हैं। भाई ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये पहले भी आ चुका। तो फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और सही इसने पूछा है, तो बाकी स्टेटमेंट गलत है। पढ़ लेते हैं इनके बारे में। अजंता गुफाएं बाघोरा नदी घाटी में स्थित हैं। नोट, अजंता गुफा के बारे में पहले भी बताया जा चुका है। सांची के स्तूप के बारे में पहले बताया चुका है। तो बचा कौन? पांडवलेनी गुफाएं, जो नासिक गुफाएं हैं, जिन्हें त्रिरश्मि गुफाओं के रूप में भी जाना जाता है। त्रिरश्मि पहाड़ी पर स्थित चट्टानों को काटकर बनाई गई प्राचीन गुफाएं हैं। ये प्राचीन बौद्ध गुफाओं हीनयान मत
का संग्रह है। पांडवलेनी गुफाएं 24 नक्काशीदार गुफा मंदिरों से बनी हैं जिन्हें विहार कहा जाता है। गुफा 18 को छोड़कर जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का चैत्य है, गुफाएं ज़्यादातर विहार हैं। तो गुफा 18 को छोड़कर जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व का चैत्य थी और गुफाएं ज़्यादातर विहार हैं। बौद्ध धर्म के पतन के बाद यहाँ जैनियों द्वारा कब्जा कर लिया गया था। गुफाओं में उत्कृष्ट बुद्ध प्रतिमाओं के साथ साथ वृषभ देव, बोधिसत्व प्रतीकों, वीर मणिभद्र जी और अंबिका देवी जी जैसे प्रमुख जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां हैं। नासिक शहर गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। अमरावती स्तूप को महाचैत्य कहा गया। अमरावती कृष्णा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा शहर है। अमरावती स्तूप सातवाहन काल में व्यापारियों द्वारा निर्मित हुआ। इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व में शुरू हुआ, दूसरी शताब्दी में पूरा हुआ। इसमें सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक धरणीकोट था। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हैं। ये बाद में भी आया था, 2024 के क्वेश्चन पेपर में भी आया था। नागार्जुन कोंडा स्तूप इक्ष्वाकु शासकों के समय 2री व 3री शताब्दी में निर्मित स्तूप है। इक्ष्वाकु सातवाहनों के उत्तराधिकारी थे। इक्ष्वाकुओं ने राजधानी अमरावती से नागार्जुन कोंडा बनाई। दक्षिण भारत के भट्टीपोल आंध्र प्रदेश नामक स्थान पर भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेष पर निर्मित एक महास्तूप मिला है। तो ये था पूरा का पूरा 3-4 स्टेटमेंट दिए गए थे जिनमें से एक सही था। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, आई थिंक पढ़ते हैं अपना। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सा कथन सही है। यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। यूनिसेफ ने नहीं किया था, वो तो यूनेस्को ने किया था। तो ये कथन क्या है, गलत है। पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बांग्ला को सम्मिलित किया जाए। ये तो भाई बिल्कुल बात सही है। पढ़ते हैं इसके बारे में। कथन फर्स्ट क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि यूनिसेफ द्वारा नहीं, ये यूनेस्को द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब है? 21 फरवरी को। यूनिसेफ को 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध में प्रभावित बच्चों की मदद के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत पुनर्वास प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष ICEF के रूप में बनाया गया था। 1950 के बाद यूनिसेफ ने विशेष रूप से कम विकसित देशों और विभिन्न आपातकालीन स्थितियों में बच्चों के कल्याण के सुधार के लिए सामान्य कार्यक्रमों की दिशा में अपने प्रयासों को निर्देशित किया। कथन 2 सही है। आधिकारिक भाषा के प्रश्न की विवादास्पद प्रकृति पाकिस्तान की संविधान सभा के पहले सत्र के दौरान सामने आई। पूर्वी बंगाल के एक सदस्य धीरेन्द्र नाथ दत्ता ने अंग्रेजी और उर्दू के साथ संविधान सभा की भाषाओं में से एक के रूप में बंगाली को शामिल करने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया। प्रस्ताव खारिज कर दिया गया था। अंततः 1956 में संविधान के तहत बंगाली को आधिकारिक दर्जा दिया गया। तो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन कौन सी ईयर के, 2021 के, 2022 के अपन कर चुके हैं, 23 के भी कर चुके हैं, 24 के कर चुके हैं। इस तरीके से अपन टोटल करेंगे 12 साल के क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के क्वेश्चंस सिर्फ रीडिंग ही थी, जिनको और भी अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। सो दोबारा पढ़ने के लिए आप या तो वीडियो देख लो या फिर आपको बताया ही कि सर की बुक मंगवा लो। जो सर का नाम क्या है, धर्मेंद्र जाखड़ जी सर, और उनकी बुक बहुत अच्छे से तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, जो तो आपने देख ही लिया है। बाकी यहाँ पे करें तो लेट्स कंटिन्यू एंड थैंक यू, बाय बाय।